हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस एपिसोड में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो मिस प्रिया नाम है इनका। सो इस एपिसोड को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिए और इस वीडियो को जस्ट अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए। तो एक्चुअली किसी का ह्यूमन थॉट्स का एक्सप्लोर करना, ह्यूमन्स का क्या थॉट्स है उसके विषय में आज इस एपिसोड में बात करेंगे और इनकी पूरी जस्ट बर्थ टू टिल नाउ इसके विषय में हम लोग डिस्कस करें। लेट्स सी। सो हेलो प्रिया, हाय सर। आपको इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो यूट्यूब फैमिली जस्ट नो अबाउट योर नेम्स। My name is Priya and I belongs to Rani Pokhri, Dehradun. Yeah. Now I'm working at Archive Automation as a service engineer, as a SCADA designer. Yeah. And from which college you have to just pass and after that you have to place in Archive Automation? I studied at Government Polytechnic, Narendra Nagar as an electronics engineer student. Yeah. In 2024, I passed out my college. Yeah. Now I'm working here. Okay. In your life, what have you to face? मतलब कौन कौन सी चीज़ें फेस की हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत एक छोटी एज में फेस किया है, चाहे वो फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, कहीं से भी हो। बहुत सारी सिचुएशन हमारे आगे ऐसी होती है कि हमें फेस करनी पड़ती है और बोलते हैं ना, जितनी जल्दी ठोकर लगे उतना अच्छा होता है। तो ऐसी मतलब स्कूल लाइफ तो मेरी सबसे बेस्ट लाइफ थी, अब तक की सबसे अच्छी, जिसे बोलते हैं बेस्ट लाइफ, जो हम स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, सबसे बेस्ट था। फिर जब कॉलेज में आए, आफ्टर लॉकडाउन ही हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही हमने एडमिशन लिया था। तो मुझे कोई जैसे डिसाइडेड नहीं था कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैं लूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़कियां नहीं थी। तो मेनली द रीज़न वॉज कि कोई लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं करना चाहती थी। तो जब मैंने एडमिशन लिया तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि आईटी बेसिकली अगर हम आईटी करते हैं तो हमें कुछ सोचना पड़ता है। बीटेक इज़ कंपलसरी फॉर आईटी। बेसिक डिप्लोमा करके आईटी में आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक ही लड़की रहूँगी। मेरी क्लास में कम से कम 14-15 लड़के थे और मैं एक लड़की थी। इन फर्स्ट ईयर मुझे पता चला कि मैं बस एक ही लड़की इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और बाकी सारे लड़के हैं। जब फर्स्ट ईयर पास आउट हुए, फिर सेकेंड ईयर में पता चला कि बस अब 13 लड़के हैं और एक मैं लड़की हूँ बस। पर बेसिकली वो जितना लोग सोचते थे कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़की क्या ही कर लेगी, तो उनको एक अच्छा जवाब मिला कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जो कभी किसी की बैक आई हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी तक हमारी जो बैच था 2021 से लेकर 2024 वाला, उसमें कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच से सबसे अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही रिजल्ट रहा है अभी भी। तो आप अपने कॉलेज में कैसे कॉलेज में किस लेवल का आपका स्टडी था और क्लास में आप टॉप लेवल की, मीडियम लेवल की या लो लेवल, एजुकेशन के मामले में, स्टडी के मामले में? नहीं, स्टडी के मामले में अपने कॉलेज में अबव मेरे हमेशा 75 से अबव परसेंटेज आई है। अच्छा। तो एक एवरेज स्टूडेंट कभी नहीं रही हूँ। चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तो उसमें भी अभी भी अगर आप मेरे कॉलेज में किसी भी टीचर से मेरे पूछेंगे तो वो आराम से बता सकते हैं कि प्रिया कौन। या हाँ, तो मेरा इतना अच्छा वो है वहाँ। मैंने आपको परफॉर्मेंस देखा है तो काफ़ी अच्छा लगा और परफॉर्मेंस के वे पे मैंने आपका सोचा कि एक एपिसोड हो जाए एक्चुअली। बिल्कुल। तो आपने अपने लाइफ में अपने स्कूलिंग कहाँ से किया? स्कूलिंग मैंने देहरादून से करी है। सीबीएसई बोर्ड मेरा मेन बोर्ड था। सीबीएसई बोर्ड। एंड फ्रॉम इन स्कूलिंग लाइफ विच स्कूल है, आप किस स्कूल में अपना ज़्यादा समय इन्वेस्ट की हूँ? मेरा सेकंड स्कूल सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, जहाँ से मैंने पूरी पढ़ाई वहीं से करी है। 10th आप 12th तक? 12th, गुड। फ्रॉम विच ब्रांच 12th?
PCB इज माय मेन सब्जेक्ट। पीसीबी? अच्छा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये है कि पीसीबी होने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कैसे हो सकता है। अच्छा अच्छा। बेसिकली मैंने जेई का पेपर दिया था। जीप का पेपर होता है पॉलिटेक्निक में, तो मैंने आफ्टर 10th? आफ्टर 12th। आफ्टर ट्वेल्थ डिप्लोमा इज 2 years? हाँ होता है, पर एडमिशन 10 बेस पे हुआ था अच्छा। बेसिकली, क्योंकि मेरा पीसीबी था तो इस वजह से। ओके। आपने डिप्लोमा भी किया प्लस 12th भी किया प्लस? और अभी मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही है साइड बाय अच्छा। साइड, 3rd ईयर है मेरा बीए का। बीए? अच्छा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड आफ्टर दैट बीए। ओके। सो तो आपको मान लीजिए कि 10th है, 10th के बाद आपको कोई रास्ता दिखाने वाला था विच फील्ड इज गुड? नहीं, बेसिकली मेरा इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में ज़्यादा था। मेडिकल लाइन? ओके हाँ, मुझे मेडिकल लाइन बहुत पसंद थी। ओके। फिर लॉकडाउन ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जिस वजह से अब कंडीशन हर चीज़ देखनी पड़ती है, इस वजह से मैंने पेपर दिया था पॉलिटेक्निक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि अच्छा। मेरा पेपर अच्छा नहीं आया था। तो उसमें कितना आपका आया था इसको? रैंक तो मुझे याद नहीं है, पर मतलब मेरा पेपर क्लियर हो चुका था। अच्छा, पेपर क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट पेपर निकालना और उसके बाद डिप्लोमा में नाम लिखवाना, एक्चुअली कितने बंदे इसमें फेल हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे रैंक। हम्म, हम्म, हाँ, तब आपको मतलब कैसे आर्काइव ऑटोमेशन में आपका प्लेसमेंट हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? एक्चुअली जब हमारा 5th सेमेस्टर चल रहा था, तो एक जब आप 3rd ईयर में आप एंटर करते हो तो एक फेज़ आता है कि आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, आपको अपनी लाइफ डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको करना क्या है। बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको किस तरह से लेना है, आपको क्या करना है लाइफ में, आप उस हिसाब से वो कंपनी को चूज़ करते हो। तो जब हमारा 5th सेमेस्टर मतलब पेपर ख़त्म हो गए थे, उस समय हमारे में आरआई ऑटोमेशन हमारे कॉलेज में आई थी हायर करने के लिए बच्चों को। ओके। तो उस समय हमने इंटरव्यू दिया था, मॉर्निंग में हमारा इंटरव्यू हुआ था। मेरा तो 20 मिनट्स का पूरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, 20 मिनट्स? 20 मिनट्स का पूरा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिस भी पूछा जाता था, मेन पीएलसी पूछा गया था मेनली। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, ओके हाफ ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ओके। ये सब पूछा गया था। उसके बाद ब्रेक होना था। एटलीस्ट शाम के 4 या 5 बजे हमें रिज़ल्ट का पता चला था, कि जिसमें मेरा नाम भी निकला था इलेक्ट्रॉनिक्स से। और भी बच्चे थे, इलेक्ट्रिकल के थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, कुछ बच्चे बाहर से भी आए थे। ऑफकोर्स सबको जॉब की ज़रूरत है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे हैं आज। अच्छा, तो आपकी कंपनी में कितनी कंपनियाँ आई, आपके कॉलेज में कितनी कंपनियाँ आई थी? एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ये है, कंपनियां कम आती हैं, 5-6 आती है कंपलसरी हर साल। अब क्या हो गया है, यूबीटीआर बोर्ड ने एक रोजगार मेला कराया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सभी बच्चे ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज आती ही आती हैं, जिसमें से सभी ब्रांच के लिए जॉब होती हैं। पर बेसिकली होता क्या है, कुछ कंपनीज आ तो जाती है दिखाने के लिए गवर्नमेंट को कि हाँ हमने हायर करें, पर वो सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड के बाद उन्हें बाहर निकाल देती है। अच्छा अच्छा। इस वजह से, और आर्काइव में आने का ये था कि सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड के लिए नहीं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो आपका मतलब क्यों आर्काइव ज्वाइन करने से, मतलब आपको क्या मतलब उम्मीद थी आर्काइव से? आर्काइव से ये उम्मीद थी कि ऑटोमेशन अगर देखा जाए अभी के सबसे ज़्यादा फील्ड में, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में देखा जाए तो ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ओके। ऑटोमेशन ही अब सब चीज़ डिजिटल हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मेन रोल होता है कि इतना इलेक्ट्रिकल का नहीं है जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन रोल है ऑटोमेशन फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, क्योंकि एक छोटा सा छोटा डिवाइस भी एक इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ आर जस्ट सेम टाइप? Just are same, but their role are different. Electronics like as laptop, mobile, that's referred to electronics. Yes. And electrical prefer to just like a Wiring. Yeah, That's yeah. all. And your branch is good for girls? Girls also, but in my college there are no girls in electronics. In BTech, many girls are just join electronics engineering. Mostly
अगर किसी को जॉब करनी है तो वो जो बीटेक करता है, डिप्लोमा तो वो ले लेता है इलेक्ट्रिकल से, जब पर वो जो बीटेक करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से बीटेक करता है। ओके, ट्रिपल ई। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की अभी जितनी ट्रेंडिंग चल रहा है, कोर्स जितना है उतना कहीं भी नहीं है। एक आईटी और एक इलेक्ट्रॉनिक सबसे बेस्ट है। पता नहीं क्यों लड़कियां हाँ इतना झिझकती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम, मेरे से पहले भी मतलब सब कहते थे, एक प्रथा सी चल रही थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक ही लड़की रहती थी, पर अब तक जितनी भी लड़कियां थी उनकी अच्छी खासी प्लेसमेंट है हर एक कंपनी में। तो मतलब आप एक नए स्टूडेंट को जस्ट आप जो कोई भी लड़का है जो 10th करता है तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ में ये मतलब जो हम लोग गलतियां कर चुके हैं वो गलतियां नहीं करें, वो दोहराए नहीं, एक्चुअली मिसगाइड ना हो। मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ, अगर वो अपनी लाइफ में क्लियर है कि उन्हें क्या करना है तो उन्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम कोई एडवाइस देंगे, कोई एडवाइस देगा, बहुत सारे सिर्फ एडवाइस देते हैं पर वो फुलफिल नहीं हो पाते। यस राइट, ये तो बात होती है। तो उन्हें मतलब उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उन्हें करना चाहिए। अगर वो आर्ट में करना चाहते हैं, हर एक फील्ड में अच्छा काम है अगर कोई करना चाहे तो। बस यही है कि जो उनकी मर्जी हो, जहाँ उनका इंटरेस्ट हो उन्हें वहीं काम करना चाहिए। किसी के दबाव में आके, किसी के बोलने पे वो काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम कभी होता ही नहीं है। एक्चुअली एक बात है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है तो एक्चुअली पुराने जो मतलब ओल्ड पीपल हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको बच्चों को सही राह नहीं दिखा पाते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। हाँ ये तो है। तो एक्चुअली उन बच्चों को थोड़ा मिस गाइड मिल जाता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में पता नहीं, कोई इधर बोलेगा तो उधर जाएंगे, इधर बोलेगा अरे यार ये फील्ड अच्छा है, ये अरे यार ये फील्ड, तो एक्चुअली सभी फील्ड तो अच्छे हैं बट उसमें हमको महारथी बनना है, यानी जस्ट सुपर पावर मैन बनना है, सुपरमैन बनना है किसी भी फील्ड में। तो इसलिए सबसे बढ़िया, अगर आप किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, सोशल मीडिया इज द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। अगर आपको कुछ समझ नहीं, आप देखो आजकल तो मतलब जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वो भी इतना वायरल है, इंसानों से ज़्यादा वायरल है। हाँ। तो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, एआई का यूज़ किया जा रहा है। कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से वो वीडियो बना रहे हैं, वो वायरल होना चाहते हैं। आजकल छोटे से छोटे बच्चे यूट्यूब पे हैं। हाँ ये तो बात सही है। कोई नहीं तो उन्हें कुछ नहीं सोचता तो वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, वो जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है ना वही उन्हें फेमस करा दी है। तो आप एक्चुअली मतलब जॉब का कुछ डिफाइन कर सकती हैं, जॉब क्या है, मतलब जो नए स्टूडेंट हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस और जॉब का एक्चुअली आपको तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट आपको थोड़ा सा अपने मान लीजिए कि आपने 4-5 महीना आपने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, तो उस बीए पे आप क्या बता सकते हैं जॉब और बिजनेस का आइडिया? मैम, जॉब और बिजनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिजनेस आपका खुद का है, वो आपके खुद के रिस्क पे है। और जॉब आप किसी के अंडर में कर रहे हो, आपसे ऊपर है। हमेशा जॉब देना सीखो, लेना नहीं सीखो। यस इट्स राइट, 100% राइट। क्योंकि जॉब लोगे तो कहीं ना कहीं रिस्क है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई कुछ क्लियर नहीं होता है कि आप कभी भी बाहर जा सकते हो। एटलीस्ट बिजनेस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट करोगे अच्छे से, अच्छी जगह पे, अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके काफ़ी प्रॉफिट होता है। पर जॉब तो सिर्फ जॉब ही रह जाती है। ये तो है बट 8 to 5 आपका फिक्स रहता है कि 8 बजे जाना है, 5 बजे वापस आना है, और आप उस टाइम में और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हो। बिजनेस के साथ साथ आप बहुत सारे कुछ काम कर सकते हो। या खुद का मालिक बनना इट्स गुड, एंड आपको जॉब मतलब दूसरों को देना चाहिए। हाँ, खुद लेना नहीं, देना सीखो। बट एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो रिस्क मतलब उसके ऊपर सारे परिवार की जिम्मेवारी, कैरियर की जिम्मेवारी, लॉब भी प्रॉब्लम होती है, एंड मेनी डिप्रेशन, यार ये नहीं हुआ, यार ये नहीं हुआ, और पर डे तो अदर टाइप के नेचर के लोगों को फेस करना। एक्चुअली कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पूरे किसी भी पर्सन का माइंड खराब कर देते हैं, अगर बात किया जाए तो। हाँ, डिस्टर्ब कर देते हैं। एक्चुअली जब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो पहले एकदम से भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। और एक्सपीरियंस तभी आता है जब तुम खुद से काम करोगे, खुद से देखोगे किसी की लाइफ में कितना वो प्रॉब्लम चलता है। अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है
तो अगर जो बैठ के काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं से तो एक्सपीरियंस होगा, वो इस हिसाब से अपनी कंपनी बनाता है कि मेरी कंपनी में ये रूल होने चाहिए, ये रूल नहीं होने चाहिए। अच्छा। अगर मैं जॉब कर रही हूँ, मैंने अगर 10 साल जॉब करी है तो मैं कहीं ना कहीं उन पैसों को सेव भी करूँगी। ऑफकोर्स मैं 10 साल बाद जाके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं अपने लिए एक करके स्टार्टअप बना के अपने 1-2 बंदे हायर करके अपना काम करा के अपना प्रोडक्ट बना के उसे सेल कर रही हूँ, तो मेरा काम बढ़ेगा। और मेरा ही बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू अच्छा नहीं रहेगा, उनकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो फिर वो तो गलत बात है। एक्चुअली ठीक। एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो एक्चुअली आर्काइव का टर्मिनेशन लेटर के बाद आपका क्या विचार है? विचार अभी कुछ है नहीं, क्योंकि 4 ही महीने हुए हैं अभी और एकदम से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, कंपनी की भी कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, सब अपने टाइम के हिसाब से होता है। पर हाँ, अभी हमारे पास टाइम है, ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है इतनी जल्दी। या इट्स राइट। तो आगे ट्राई करेंगे। एज अ फ्रेशर है कोई बात नहीं, पर इतना एक्सपीरियंस तो है, जितना हमने यहाँ 4 महीने में सीखा है वो एक्सपीरियंस हमारे कहीं और काम आएगा। बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। काफ़ी लैपटॉप उठप का एंड जस्ट लाइक कुछ भी मेल वोल का सब कुछ स्काडा HMI डिजाइनिंग आप लोगों ने काफ़ी, हाँ, गर्ल्स के लिए स्काडा HMI तो अच्छा है। सारे ही काम अच्छे हैं। बाकी ये तो फिर इस वजह से होता है क्योंकि माहौल इस तरह से, इन्वायरमेंट इस तरह से मिलता है, सेफ्टी नहीं है गर्ल्स की, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होता है, जिस वजह से भी अब हर चीज़ देखी जा रही है। वरना आजकल गर्ल्स तो क्यों नहीं कुछ कर, बहुत कुछ कर रही हैं, गर्ल्स तो काफ़ी आगे हैं लड़कों से। सो और मतलब फिर आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी हम एक टर्मिनेशन लेटर पे तो नहीं छोड़ सकते अपना फ्यूचर प्लान। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर हम जो आगे करेंगे फिर फ्यूचर प्लान एकदम से नहीं बताया जाता है क्योंकि। तो आप अगर स्कूलिंग पीरियड में थी तो आपका क्या विचार था कि मैं आगे चल के इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा? एक्चुअली सभी पेरेंट्स पूछते हैं बाबू क्या बनोगे आगे चल के, ये ऐसे पूछते हैं पेरेंट्स। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा एक मतलब जिसे बोलते हैं सपना होता है कि मुझे इतना था कि मैं इतना इन्वेस्ट कर सकूँ अपना कि आगे जाके मैं अपना मतलब एक बोलते हैं जिसे NGO टाइप चला सकूँ। अच्छा। ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही मतलब जिनकी फैमिली से कोई नहीं है, बैकग्राउंड से कोई नहीं है, मैं उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैंने भी करा भी है। डोनेशन वगैरह मैं करती रहती हूँ। ऐसा चलाना चाहिए भी, करना चाहिए, मतलब बताओ मत, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ का वीडियो आए कि मैंने ये काम करा, मैंने ये काम करा। बिना बोले बिना वीडियो बनाए भी कुछ काम होते हैं। गॉड सी ऑल। हाँ, भगवान सब देख रहा है। तो करना मुझे ऐसे सपना है कि मन के लिए करूँ। और मेनली जो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, मोस्टली गाय, तो जो हमारी गौ माता है उनके साथ भी वो ऐसे पड़े रहते हैं, तो मुझे अच्छा ही लगता एक्चुअली मतलब एक आपको ये मालूम है रैट रेस, रैट चूहों की दौड़, उसके अगर डिफाइन करना चाहें तो अपने भाषा में चूहों की दौड़, अगर इस टॉपिक पे आपको कुछ मालूम है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं? रैट रेस जस्ट एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लो और नौकरी लो, उसके पीछे भागो, इसे रेट रेस बोलते हैं हम लोग की भाषा में। तो उसके भी ऊपर आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप पढ़े हो, आप अच्छे से पढ़े हो, आपने डिग्री ली है, तो उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, आपकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ाई करिए चलो यार घर वालों ने बोला है तो करना है तो कहीं भी लग गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने फ्यूचर के साथ भी ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ सोच समझ कर अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। एक्चुअली दिल्ली में मैं था, ठीक, वहाँ पे मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे मतलब दिल्ली का मेट्रो में रेट रेस नहीं होता है। फिर यार एक स्टेशन पे 10 आदमी मतलब चढ़े मेट्रो स्टेशन में, फिर अगले स्टेशन में 50 लोग, फिर अगले स्टेशन पे 100 लोग, तो इसे ही रेट रेस, यानी 8 से 5 की जो जॉब होती है। लोग अपनी ज़रूरतों के पीछे भागते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो पैसा मांगते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो जॉब ढूंढते हैं, पर जो नहीं होना चाहिए। जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। अब सोच ही उतने तक सीमित है कि यार नहीं, बस मेरी दिनचर्या ख़त्म हो रही है, इतने में मेरा काम चल रहा है तो बस चलो करो, और यही चीज़ गलत है। अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत भी करनी पड़ती है। हर चीज़ पैसा भी नहीं होता है, जब वैल्यू होती है इंसान की, एक इमेज होती है जो उसे अपनी लाइफ में बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक उस बंदे की उसके नाम से नहीं जाने जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा।
अच्छा। कोई वैल्यू नहीं है आपकी अगर आप इधर आए हो काम कर रहे हो और आपको कोई जानता ही नहीं है कि यार तू है कौन, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली मतलब मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक, उन दोनों का डिफरेंस दे रहा है। मान लीजिए ये मेरे हाथ में एजुकेशन है, इस हाथ में मनी है, तो आप किसे चूज कीजिएगा? एजुकेशन मैं हमेशा लूँगी, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो फिर हमारे पास माइंड अपना भी दिमाग चल सकता है कि पैसा कैसे कमाना है। बहुत सी चीज़ें होती है जिसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। काफ़ी कहते हैं कि यार हमारे पास पैसा है तो हम तो कुछ भी धंधा कर सकते हैं, तो वो तो गलत बात है। वो तो तुम पैसा दे के काम कर रहे हो, और एजुकेशन लेने के बाद तुम अपना माइंड चला रहे हो कि यार मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सही गलत का पता हो रहा है, तो फिर एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ में मैटर मतलब मेरे हिसाब से तो एक्चुअली एजुकेशन भी बिना मनी का नहीं होगा, राइट? हाँ, एक्चुअली आपने भी कॉलेज में नाम लिखाया होगा, तो गवर्नमेंट आपको जो सेमेस्टर फी होती है, रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो लेती है, ठीक। तो एक्चुअली मतलब सब आजकल मनी जिसके पास है ना, उससे लोग काफ़ी, एक्चुअली आप भी देख रही हो ना कि मनी इज ऑल थिंग्स मेरे हिसाब से, बट एजुकेशन भी जस्ट नीड, बट मनी इज ऑल्सो वेरी नीड। विदाउट मनी नो एनी थिंग्स रन इन योर लाइफ, एनी पर्सन लाइफ। ये तो है, क्योंकि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो हमारी गवर्नमेंट भी हमें पट करती है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे हमारी गवर्नमेंट भी करती है, कुछ हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है। शो ऑफ आजकल सबसे ज़्यादा शो ऑफ किया जाता है, शो ऑफ सबसे ज़्यादा, कि मतलब तुम रेंट पे गाड़ियाँ ला के फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालो। उसकी देखा देखी में ये लोग क्या करते हैं कि यार वो भी सोचते हैं कि चलो कहीं हम भी हाथ पैर मारेंगे और हम भी शो ऑफ करेंगे। जिनके पास पैसा है, ऐसे बात नहीं है, जो टाटा जी है जो हमारे थे, अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, तो उन्होंने भी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोली हैं, उन्होंने भी चलाया है, पर उन्होंने साथ में साथ उन्हें कभी दिखाया नहीं। हाँ, बट वो तो एक्चुअली मतलब रतन टाटा सर तो इट्स जस्ट ए गॉड, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। सो मेरे हिसाब से मनी टॉप पे। मनी पैसा है तो सब हाँ, है, यही वाला एक्चुअली सीन आप है। एनजीओ आपने शुरू किया है, ठीक, जस्ट इट्स सीक्रेट, बट उसमें भी मनी की थोड़ा किसी का नीड मनी की हर जगह है, जैसे आजकल रोटी पानी घर छत सब चाहिए, वैसी पैसा भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान 3 नीड है, चौथा नीड है एजुकेशन नॉट। मैं तो प्रिफर करता हूँ एक्चुअली मनी। एक्चुअली मैंने देखा है, जिस लड़के ने आज तक पढ़ाई नहीं किया, उस लड़के के पास अगर दुकान मतलब एक शॉप है, ठीक, उसके एक दिन में मतलब 10,000 की सेल हो रही है, तो महीने की कितनी होगी आप मतलब 3 लाख तो हुआ। इसलिए मनी इज गुड। मनी इज गुड, पर आप ये भी तो देखो, जो लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, चलो जिनके पास पैसा है, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ले रहे, फिर वो इतने गलत काम भी तो कर रहे हैं। उन्हें सही गलत का नहीं पता ना, कि वो कहाँ गलत काम पे पैसे लगा रहे हैं, कहाँ सही काम पे पैसे लगा रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने से मतलब है, और एक बार जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है फिर उसे कोई सही गलत का पता नहीं चलता। इसलिए एजुकेशन क्यों बोला जाता हाँ, है। एजुकेशन अभी हमारे इंडिया में लगा लो, हर पर 60 सेकंड में हर एक लड़की का गैंग रेप होता है। क्यों होता है, कोई जवाब है? एजुकेशन, इसके पीछे एजुकेशन नहीं है ना। इतनी एजुकेशन होती उन्हें तो वो ये सब नहीं कर रहे होते। मोस्टली पीपल आप क्या सुनते हो, या वो 60 साल का बुढ़ा होएगा, या वो ट्रक ड्राइवर होगा, या वो ड्राइवर होगा, या कोई लेबर होगा जो कहीं काम कर रहा है, तो देख लिया चलो। कभी आपने सुना कि कोई एजुकेटेड बंदा ऑफिस से आ रहा हो, उसने कभी ऐसा करा हो? जस्ट कलकत्ता वाला सीन है, डॉक्टर थी, अब वो पेशेंट आया, उसे कैसे पता था कि यार वो अंदर है, अकेली है? उसे कैसे पता चल रहा है? पूरे हॉस्पिटल में से वो अकेली बंदी थोड़ी थी। वही होता है ना, एजुकेटेड पीपल भी वही फर्क है कि पैसों की लालच में वो क्या करते हैं, जिन्हें एजुकेशन ही नहीं है, पैसा हाथ में, उन्हें क्या चाहिए, फिर उन्हें से मतलब होता है पैसे से, कि हमें पैसा मिल रहा है ना, तब किसी का खून गुना करना पड़े, हम खून करने को तैयार है। यही आप किसी एजुकेटेड पीपल को बोलो कि यार चल तुझे लाख रुपए दे रहा हूँ, तो वो किसी को मार दे, वो 100 बार सोचेगा और मना करेगा कि नहीं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह जो होते हैं उसे पता होता है, एटलीस्ट पूरा नहीं पता पर कुछ तो पता होता है उसे।
तो वो चीज़ करने से पहले 100 बार सोचता है। और जिन्हें नहीं पता वो तो फिर भैंसों पे ही मरते हैं। उन्हें फिर फर्क नहीं पड़ता कि कुछ चाहे वो क्या करना है क्या नहीं करना है, खून करना वो कर देंगे, बस उन्हें पैसे से मतलब है। फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें जेल भी जाना जा सकता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा, बेल नहीं मिलती है, ये चीज़ें भी होती हैं। हाँ ये तो है, बट जिनके पास पावर होता है, जस्ट पावर होता है, उसमें हमारी गवर्नमेंट की गलती है। अब जैसे उत्तराखंड में भू कानून का बोला गया था, उन्होंने कहा था हम लागू करेंगे, पर अब क्या है उत्तराखंड में जब जमीन की बात आती है तो जितने ही मंत्री है बोलना नहीं चाहिए, पर सबकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज होंगी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर वो ही अगर यहाँ पे कर दिया जाता है तो उनकी वो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है जिस प्रॉपर्टी पे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो चीज़ उनकी नहीं रह जाएगी। ये भी बात है। अब उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, कहते हैं हमें भू कानून दो, हमें भू कानून चाहिए। अब वो भू कानून पर वो ये अगर पहले बेचने से पहले, अपनी ज़मीन बेचने से पहले सोचते कि यार बाद में तो हमारे पास ये रहेगा ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। वो आप क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में लड़कियों के रहने लायक नहीं है, उनके रहने लायक नहीं है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, नीड इतनी ज़्यादा हो गई कि वो मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड, अगर आप अभी भी उत्तराखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे इतना भी ज़्यादा है नहीं, इतना हाई लेवल का मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है। अगर कोई गांव में एकदम प्रॉपर गांव में जाएगा, कोई हमारे साइड जाएगा, तो वहाँ पे लोग सब्जी वगैरह भी नहीं खरीदते हैं दुकानों से, वहाँ पे नीड ही नहीं है क्योंकि वो खुद अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पीपल हाँ, खुद खेती बाड़ी करके बेच रहे हैं। अच्छा, उन्हें कोई नीड है क्या किसी चीज़ की, उन्हें दुकान में खरीदना नहीं पड़ता, उन्हें बंगला बनाने की जरूरत नहीं है, चूल्हे में भी उनका काम चल जाता है। उनका घर छोटे टाइप का, छोटे घर नहीं होते, किसी पत्थर का पहले होता था, अब उन्होंने भी सीमेंट के बना दिया। अच्छा। वहाँ पे भी सीमेंटेड मकान अब बन चुके हैं, कहीं कहीं है उसे मिट्टी का मकान बोलते हैं, वो मिट्टी की जगह जाती थी, पत्थरों से बनता था और उसके ऊपर मिट्टी का लेप होता था, वहाँ पे सीमेंट यूज़ नहीं होता था। वो अब जब जनरेशन आ रही है कि हमें भी घर में अच्छा, तो उन चीज़ों को पक्का कराए, क्योंकि जो पठाल वाले घर होते थे वो सबसे मजबूत घर जिन्हें बोलते हैं ना, सबसे मजबूत घर वही होते थे, जो पुआल का। हाँ, पर अब डर क्या होती है, सांप सूप घुस जाते हैं, क्योंकि सीमेंटेड हाउस में तो आपको पता ही है कैसा होता है, पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे भी वो खतरा रहता है। मतलब मैंने देखा हूँ, मतलब दिल्ली में जब मैं था, ठीक, तो एक्चुअली रोड पे लोग अपना टेंट उंट, तिरपाल उरपाल जो होता है, ठीक, उसे डाल के मतलब उसमें रह रहे हैं। एक्चुअली दिल्ली उतना बड़ा शहर, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी रहते हैं और बड़े बड़े अफसर, मतलब मंत्री रहते हैं। एक्चुअली उनको मैं देखता हूँ तो अंदर से बहुत बैड मैं खुद फील करता हूँ। एक्चुअली मैं उस पोजीशन पर रहता, मैं भी चाहता हूँ इनको कुछ हेल्प किया जाए। और एक अच्छा, मतलब एक्चुअली वो ट्राइबी लोग रहते हैं ना, जो ट्राइब, उनके लिए अंदर से मुझे बैड, अब क्या बोलूँ, बुरा लगता है, क्या कर सकते हैं। अभी हमारे देखो एजुकेशन, अब कोई पढ़ना नहीं चाहता। आप ऋषिकेश में जाओगे या त्रिवेणी घाट जाओगे, हरिद्वार में देखना आप कभी, जो बच्चे लोग भीख मांगते हैं उन्हें बोलोगे चलो इधर स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, हमें नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, पैसे दे दो, हमें खाना खिला देंगे, खाना नहीं खाना है तुम पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्यों? उनके मतलब जो उनके घर वाले हैं, अब क्या बोल सकते हैं, उनको भी वो यही कहते हैं कि नहीं हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें भीख मंगवाना है। छोटे छोटे बच्चों से भी कटोरा लेके उनको दे देते हैं और बिना चप्पल के घूमते रहते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कपड़े भी नहीं पहने रहते काफी। हाँ। तो बुरा लगता है, पर फिर वो उनकी मेंटालिटी इस तरह से है कि हमें मतलब पैसे चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम पढ़ें। एक्चुअली मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक, बट अब मैं भी पढ़ाई करने का जॉब करूँ और फिर यार पढ़ो, ये फोकस ही नहीं ऐसा होता है लाइफ में, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, स्किल बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस है ना, लाइफ आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप घर से बाहर निकलोगे। अच्छा। फिर आप देखते हो कि क्या कैसा इन्वायरमेंट में, जगह जगह जाओगे तो जगह जगह का इन्वायरमेंट पता चलेगा, कहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होता है, घर का इन्वायरमेंट तो सभी को पता रहता है।
पर ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसे होता है, 4 लोग मिलते हैं आपको, 4 लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है, हाँ। अलग अलग नजरिया होता है देखने का, सुनने का, बोलने का, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। तो इस चीज से पता चलता है कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। तो आपको किस तरह से रहना है वो आपका एक एक्सपीरियंस है। अगर आप कल को किसी हाई पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको पता रहेगा कि उस बंदे की वहाँ पे क्या वैल्यू है, क्योंकि कल को मैं भी उस जगह से उठ के आया हूँ। तो वो बंदा अगर किसी दिन उठ के अगर अच्छी पोस्ट पे है तो उसे पता है कि मेरे वर्कर किस लेवल से जा रहे हैं। वो उनकी मतलब बोलते हैं ना एक एक्सपेक्टेशन वो फील करेगा, उनकी वैल्यू को समझेगा, उनकी फीलिंग्स को समझेगा कि क्योंकि एक जगह पे हमने भी वो काम करके आए हैं। एक्चुअली लाइफ में जो स्टेप होता है, कोई लोग जिनके पास नो मनी होता है तो वो अपने जीरो मनी से एक बड़ा आदमी बनते हैं। मैं कह रही हूँ ना आपको, आप यूट्यूब पे आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास कुछ नहीं था, वो उस जरिए से वो इतने हाई लेवल पे आए हैं ना, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं था ना, आज उनके पास इतना बढ़िया घर है। वो उनकी स्किल्स है, उन्हें लोग देखना। आजकल सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यार उसके यहाँ चल क्या रहा है, उसने क्या करा होगा आज घर में, क्या नहीं हुआ होगा। हम अपना काम छोड़ के पड़ोसी की लड़ाई देखने चल जाते हैं, अरे अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे ब्लॉगर्स क्यों इतने फेमस हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है कि यार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम अपना ज़्यादा सा टाइम वो देखने में लग जाते हैं, यार इसने मतलब कैसे करा होगा। हम ये देखते हैं कि वो सक्सेसफुल बना है, पर हम ये नहीं देखते वो बना कैसे बना है। अगर हम ये देखें ना कि यार उसने कहाँ से स्टार्ट किया और वो आज कहाँ पे है, तो वो अपनी उसका टैलेंट है, अपनी उसकी स्किल है कि वो ऐसे कर सकता है, उसने वो टाइम दिया है, उसकी वो क्रिएटिविटी है। अगर सोशल मीडिया में आपको वायरल होना तो आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। पर आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है कि मतलब वल्गर थिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो ये नहीं देख रहे क्या गलत है क्या सही है, बस उन्हें फेमस होने से मतलब है। और एक आपसे और एक टॉपिक पूछना है, कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है। एक्चुअली ऐसा एक्चुअली हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में है ना, एक्चुअली होता क्या है, अब हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, अगर हम ऑफिस में गए 100 बंदे हैं, 100 बंदों की अलग है, 100 में से 50 ग्रुप बने होंगे, हर एक 50 लोगों में 50 लोगों की मेंटालिटी अलग अलग होगी। अगर 10 लोग सही हैं तो बाकी के 80% लोग भी गलत हैं। अब पॉलिटिक्स चलने का मतलब क्या होता है, लोग क्या चाहते हैं, हमसे आगे कोई ना जाए, जो है हम ही हैं, हमारे अलावा हमसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, और हम जो हमारे नीचे अंडर में काम करना चाहिए। तो वो एक गलत चीज होती है। हाँ, ये तो आपके अंडर में 10 लोग, आप सीनियर हो उनके, आपको एक टीम वर्क होता है। हाँ। उसे सीनियर भी नहीं बोला जाता है, उसके आप यूँ समझो कि आपके अंदर आपकी एक टीम है, अगर आपके अंदर ये चीज़ टीम वर्क की वो है ही नहीं कि टीम वर्क होता कैसे है, तो आपका क्या फ़ायदा सीनियर होने का, क्या फ़ायदा आपके एक्सपीरियंस होने का अगर आपके अंदर मैनर्स नहीं है। अगर आपको इतनी टीजिंग करनी है अपनी जूनियर्स की, आप ये नहीं चाहते कि हमारे जूनियर्स, आप ये देखते हो कि वो जूनियर है, उसे कुछ नहीं आता है, पर आप ये नहीं देखते कि वो हमारे अंडर में काम कर रहा है, वो हमारा टीम वर्क है। अगर हम भी उसको साथ ब साथ लेके चलेंगे तो आपका ही प्रोजेक्ट अच्छा होगा। अगर मेरे अंदर 10 बंदे हैं, जैसे भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे कॉलेज से हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जो है श्री सुबोध उनियाल जी भी, वो जो कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ पे, उनके अंदर में टेक्निकल बोर्ड आता है। तो वो ये मेला करवाते हैं, वहाँ कुंजापुरी का मेला होता है। कुंजापुरी एक सिद्धपीठ मंदिर है हमारे इधर नरेंद्र नगर में। तो वहाँ पे उनके नाम का मेला होता है 9 दिन नवरात्रों में, जो ये चैत्र नवरात्रे होते हैं उस समय होता है। अच्छा, नवरात्रि जो अक्टूबर वाले होते हैं ना, ये वाले होते हैं। इसमें होता है। तो इसमें मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट से पहले मैंने जोनल किया था, मुझे पता भी नहीं जोनल में डांस जाता है कि नहीं जाता है। 3 दिन में डांस सीखा था, सिर्फ 3 दिन में। अच्छा। 3 दिन के अंदर डांस सीखा था। 3 दिन, तीसरे दिन चौथे दिन हमें जाना था रुड़की। रुड़की में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। तो सबका डांस, सबका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि हमारा कैसा रहा होगा। फिर जब रिजल्ट की बारी आई तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर, हम लोगों ने एक वो सामे सामे गाना चला था। तो हमने उसका पुष्पा, हाँ पुष्पा का, तो हमने उसमें डायलॉग डालेगा था, फिर झुकेगा नहीं साला। अच्छा। तो लास्ट में वो हुआ था, तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था ना, तो हमारे कॉलेज के नाम से पहले वो डायलॉग आया था कि मैं झुकेगा नहीं साला।
हम समझ गए थे हम फर्स्ट है। फिर हम स्टेट लेवल गए। स्टेट लेवल हमारा देहरादून में हुआ था। वहाँ पे सारे आते हैं, मंत्री वगैरह, वहाँ पे बड़े से बड़े गेस्ट आते हैं। तो वहाँ पे अलाउड भी नहीं होता, जितने लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं कॉलेज के सिर्फ वही जाते हैं, और कोई गेम्स में गया तो वो लोग वहाँ पे उनको अलाउड नहीं होता है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, हम वहाँ वीपी फर्स्ट आए थे। अच्छा। अब बात ये होती है, कुछ हमारे सीनियर थे वो पास आउट हो गए थे, फिर उनमें से अकेले मैं फर्स्ट ईयर में से मैं अकेली लड़ गई थी जो मैं गई थी। तो जब मैं गई थी तो फिर मुझे सर लोगों ने बोला आप कुंजापुरी मेला है। एक्चुअली हमारे कॉलेज में क्या था, एक लड़का बाहर से पास आउट आता था, तो उसने जोनल के टाइम पे उसने प्रैक्टिस करवाई थी। अच्छा। अब हुआ क्या, अब मैंने वो जिम्मेदारी जब बोलते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैंने बच्चे सिलेक्शन करे, मैंने 2 ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप लगा लो 12 बच्चे, 12 बच्चे 24 बच्चे मेरे, मैं किसी सिलेक्शन कर रही हूँ 12 बच्चों का, मैं 12 बच्चों को डांस सिखा रही हूँ। और वो जो अगला इंसान है जो पास आउट हो गया, जिसका कोई मतलब नहीं है वो हमारे कॉलेज में इस एक्टिविटी में उसका घुसना सही नहीं है। जब पास आउट हो गए तो आप पास आउट हो गए हो। हाँ। तो अब मैंने सिखा लिया, सिलेक्शन कर लिया, सब चीज़ फाइनल हो गया है। वो लास्ट में आके कहता है कि नहीं ये तो मैं कराऊंगा। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे करा दोगे? तो फिर मैंने अपने सर लोगों से बात करी, प्रिंसिपल सर लोगों से बात करी है। हमने कहा सर हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं इतने 1 महीना मैं पूरा अपना टाइम दे रही हूँ उस चीज़ को, उन चीज़ों को सिखाने, मेरे ऐसा नहीं था कि सारे गढ़वाली बच्चे थे, देसी भी थे, गढ़वाली भी थे, कुछ बिहार के भी थे। अच्छा। जो हमारे साथ के दोस्त थे उन्होंने भी, उनको इंटरेस्ट था कि यार हमें करना है तो चलो क्यों नहीं किया जाए। फिर हम लोगों ने ऐसे ऐसे करा, उनको हमने बाहर कर दिया कि जब मैंने कहा जब सिखा रही मैं रही हूँ, मेहनत मेरी है, तो मैं क्रेडिट तुम क्यों लोगे? जब मेहनत मैं कर रही हूँ, गाना एडिट मैंने करा, सिखाया मैंने, हर एक को जोड़ के मैंने रखा, फिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है? हुआ डांस का टाइम हुआ। फिर हम लोगों नरेंद्र नगर में हमारा परफॉर्मेंस था। दूसरे तीसरे दिन हमारा परफॉर्मेंस होता है रात के टाइम पे, जो चलता है 1-2 बजे तक चलता है, महिला रात तक। तो हमारा परफॉर्मेंस हुआ, 2 डांस होने थे, 2 डांस एक ही दिन। अब प्रेशर आप देख सकते हो, जो सिखा रहा है उसको 2 ग्रुप बने हैं, 24 बच्चे हैं। 24 बच्चों को पहला जो डांस का पीरियड होता है, जो लिमिट दी होती है वो 15 मिनट की होती है, 15 मिनट एग्जैक्ट उसका। फिर दूसरे वाले का सिर्फ 13 मिनट होती है, तो 13 मिनट उसका। अब इतने दिन की प्रैक्टिस, हर चीज़ क्या क्या लगना है उसमें, क्या नहीं लगता है, प्रॉप्स वगैरह सारा देखना पड़ता है। 2 डांस हमारे दोनों फर्स्ट। अच्छा। कुंजापुरी मेले में जब से हमारा बैच हमने स्टार्ट किया था, तब से 3rd ईयर तक हमारा बैच हमेशा फर्स्ट आया है। अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस होता है। अब अगर मैं ये कहती कि नहीं यार सिर्फ मेरी मेहनत है, तो वो गलत बात है, क्योंकि डांस तो सबने करा है ना। अच्छा। परफॉर्मेंस तो सबने दी है, मैंने अकेले ही करी होती तो क्या पता मैं नहीं आती। जब हमने साथ में टीम वर्क का काम किया है, तभी तो हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। अगर हम लोगों के अंदर यूनिटी नहीं होती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। यूनिटी बहुत है, टीम वर्क, क्योंकि लास्ट टाइम पे कोई भी मुकर सकता है यार नहीं हम नहीं कर रहे, पर अब एक बिहेवियर होता है, एक अपना टीम वर्क होता है, कैसे रखना है किसी को नहीं रखना। हमारे भी सीनियर्स थे, पर उस समय मैं उन्हें कहती थी यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर नहीं है, पावर सीखी रहता है, जिसको जो स्टेप आता है वो हमें बता सकता है, जो मुझे आएगा मैं बताऊँगी। तो तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैंने जोनल भी जोनल में मैं खुद नहीं गई थी, पर और बच्चे गए थे, मैंने उन्हें सिखाया। अच्छा। बात यहाँ हो रही थी कॉर्पोरेट लाइफ में जो पॉलिटिक्स चलता है। पॉलिटिक्स में यही तो कह रही हूँ, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होती है, कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे कोई बढ़े। एक्चुअली सीनियर टीम वर्क नहीं होता, मैनर्स नहीं होते, मतलब वो नीचा दिखाना चाहते हैं कि यार इन्हें आते ही क्या है। और कोई अगर गवर्नमेंट स्कूल से आया, गवर्नमेंट कॉलेज से आया, तो वो उसे कुछ भी नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि यार क्या ही कर लेंगे। पर उन्हें ये नहीं बताता गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे होते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल के ही बच्चे होते हैं। आपसे ज़्यादा टैलेंट हो सकता है किसी के अंदर, बिल्कुल। अगर एज अ कोई फ्रेशर है, उसे काम नहीं आ रहा है, वो सीख रहा है, वो आगे जाके आपसे अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। पर आप इस तरह से डीमोटिवेट करने की जगह मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दी जाती है। मैंने ये देखा है कॉर्पोरेट लाइफ में, जो सीनियर होते हैं वो जूनियर को डीमोटिवेट करते हैं, और मतलब टीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें मजाक बनाया जाता है। देखो मेरा कहने का मतलब है, अगर कहीं चाहे 10 लड़कियां हों, चाहे 2 लड़कियां हों, चाहे 1 लड़कियां हों,
जब तक वो आपसे फालतू नहीं बोल रही, आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप उसके साथ मजाक कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि बहुत ही सहन नहीं होता है। कोई कोई सहन कर लेता है, पर अगर मेरे जैसा होगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खराब हूँ इन चीज़ों में। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जो इन्वायरमेंट खराब कौन करते हैं? आप ही लोग तो करते हो इन्वायरमेंट खराब। एक्चुअली आर्काइव है, तो उसको पहले आपने क्या पढ़ा था, आर्चिव पढ़ा था कि आर्काइव? मैंने उसे अचीव पढ़ा था। मैंने कहा अचीव ऑटोमेशन, अचीव का मतलब क्या होता है? हासिल करना है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा नाम है। अच्छा। मैंने कहा जिसका नाम ही अचीव ऑटोमेशन, देखिए कुछ अचीव करना है हमने, एक मोटिवेशन ही। फिर जब यहाँ आए तो सब आर्काई। मैंने कहा तुम आर्काई क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा तो अचीव ऑटोमेशन। कह रहे अचीव नहीं है, वो आर्काई बोला जाता है। आर्चिव लिखा अचीव जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसका आर्काई होता है। आर्काइव। तो ये आपको जस्ट कंपनी ज्वाइन करने से पहले, यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद कुछ दिन बाद पता चला। एक्चुअली ये व्हाट्सएप पे भी एक आर्काइव होती है। हाँ। तो आर्काइव का अर्थ आपको मालूम है? नहीं। आर्काइव का अर्थ ये होता है कि किसी भी मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना, संग्रहण करना, पुनर्लेखन, यानी किसी भी चीज़ों का कलेक्ट करके उसका एक लेखन तैयार करना, डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, इसी को आर्काइव बोलते हैं। मैं भी इसके ऊपर काफ़ी R&D किया, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी इसमें प्लेसमेंट लेने से पहले आर्काइव ऑटोमेशन है, तो मैंने उसे आर्चिव पढ़ा था। आर्चिव एक्चुअली मैंने फिर उसके बाद गूगल ट्रांसलेट भी किया। एक्चुअली गूगल इज द बेस्ट, तो उस पर आर्काइव, जस्ट आर्काइव। तो ये मतलब आर्काइव को मतलब किसी लोगों को मतलब जो उच्चारण करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो आर्चिव को आर्काइव पढ़ना चाहिए। ये मतलब ऐसे हर कोई अचीव ही पढ़ता है, जिन्हें पता है आर्काई ऑटोमेशन तो वो आर्काई बोलते हैं, पर कोई भी अगर उसकी स्पेलिंग देखेगा तो वो अचीव ही पढ़ेगा। हाँ, मैंने कहा अचीव ऑटोमेशन में है, मैंने कहा मेरा जहाँ है मैं अचीव ऑटोमेशन में हूँ। तो ये इतना इंटरेस्टिंग नाम है अचीव ऑटोमेशन। अचीव मतलब क्या? हासिल करना। तो चीज़ हासिल करना, तो कंपनी का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो कंपनी कितनी इंटरेस्टिंग। कंपनी सारी अच्छी होती है, जो माहौल बनाया जाता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के उससे बनाया जाता है कि कौन कितना सपोर्टिव है। मेरे हिसाब से अगर किसी की स्किल, सबसे बड़ी स्किल यही होती है, अगर आपके अंदर टीम वर्क है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर टीम वर्क आपके अंदर है तो आप लीडरशिप भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टीम वर्क ही नहीं है, आप बोलोगे नहीं मेरे को लीडर बनना है, मैं तो लीडर वाला काम करता हूँ, कैसे करता है भाई ये लीडर वाला काम जब टीम वर्क ही नहीं है? टीम वर्क सबसे ज़रूरी काम होता है। और आप जो कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, जो सीनियर हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? एक्चुअली मैं उन्हें क्या एडवाइस दूँ, मतलब मेरा कहना यही है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, रिस्पेक्ट बराबर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले तो आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। हाँ, सबसे बड़ी और सबसे फर्स्ट थिंग यही आती है। आप रिस्पेक्ट देना सीखोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगा। और आप ये करोगे, सबसे पहले पॉलिटिक्स कहाँ स्टार्ट होती है कि आप मुंह पे तो बोल देते हो अरे हाँ तुम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हो, आज ये करो आज वो कर लो, अब बैकग्राउंड में कुछ और चलता है। और किसी आप थर्ड पर्सन के पास आप ये बोला अरे ये तो ऐसा करता है वैसा करता है। ये तो अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स यहाँ स्टार्ट होती है, चाहे वो कहीं भी हो, पॉलिटिक्स यहीं स्टार्ट होती है। इसी को पॉलिटिक्स बोला जाता है कि आप किसी के मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, बोलना है तो सीधा सीधा मुंह पे बोलो, बात खत्म। जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, पीठ पीछे मत बोलो। बात है जो भी क्लियर बोल दो, क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं 10 लोगों के अपने ग्रुप बने हुए हैं, फिर ऐसा क्या होता है कंपनी में भी इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। अब कोई बॉस अगर ये इस चीज़ को देखेगा कि हमारे एम्प्लॉय आपस में नहीं बन रही, आपस में ही उनकी यूनिटी नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? वो चीज़ बहुत बुरी है। अगर मैं कल को अपनी कोई कंपनी खोलती तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी मतलब कंपनी के अंदर ये काम क्या हो रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज़ में यूनिटी नहीं बन रही है। सीनियर कब बनते हो आप? एक्सपीरियंस से नहीं बनते हो। सीनियर आप तब बनते हो आपके बिहेवियर से बनते हो, तब आपके आगे जाके सर लगाया जाता है कि सर आप ऐसे। बिल्कुल। पर आप ही रिस्पेक्ट नहीं दोगे, टीजिंग करोगे, अपने जूनियर्स को नहीं समझोगे, डीमोटिवेट करोगे, अरे तेरे से तो हो ही नहीं रहा, अरे जा, तुझसे काम ही नहीं होता है। अब मैं अगर किसी को बोल रही कि यार मैंने कुछ काम दिया है किसी को और मैं उसे बोल रही यार ये काम मत करियो, इसे तो नहीं आ रहा तो छोड़ दे, मत माफ कर दूँगा। कल के दिन वो 4 लोगों के आगे ये बोल रहा है तुमसे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तुम्हें मैंने काम इससे बड़े तो मैं खुद ही काम कर लेता,
तो उस चीज़ के अपने वर्ड्स पे रहो, अपनी बातों पे रहो, अपनी बिल्कुल, बातें मत बिल्कुल। बदलो। 4 लोगों के आगे तुम उस बंदे को नीचा दिखाना चाह रहे हो तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बंदा भी, उसको भी पता चलेगा, अभी वो नया-नया है, वो सीख रहा है, एकदम कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर एक चीज़ का टाइम होता है, अपने टाइम पे करके देना है काम। एक्चुअली किसी भी कंपनी में अगर न्यू कोई प्लेसमेंट बंदा प्लेस होता है तो 1 साल मिनिमम या 6 महीना मिनिमम होने के बाद वो आपको आउटपुट देगा, नहीं कि आपको जस्ट अभी ज्वाइन किया, जस्ट आपके पास आउटपुट आ जाए। एक्चुअली वो कॉर्पोरेट लाइफ के विषय में जानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मतलब एज अ फ्रेशर कोई अगर आया तो वो तो हम्म। बिल्कुल भी उसको नहीं पता काम क्या होता है। हमें खुद नहीं पता था कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम वहाँ पे जाके करेंगे, या हमें पता था ऑटोमेशन हमें पता है टेक्नोलॉजी का काम है पूरा, हमें पता है हमारा सॉफ्टवेयर का काम होगा या हमारा पीएचडी का कुछ काम होगा, दिमाग में ये है। पर एग्जैक्ट वर्क क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता होता है कि आपको ऑफिस में जाके क्या काम दे दिया जाए। आप अपने स्कूलिंग जो लाइफ है उसमें आपने परफॉर्मेंस किया? मैंने बहुत परफॉर्मेंस करे हैं। मैंने लगा लो मेरा छोटे से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है इन चीज़ों में। अच्छा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैंने सब करा है। मेरा गेम्स मैंने बहुत इंटरेस्ट था मेरा गेम्स में, म्यूज़िक में, डांस में, तो बड़ा मज़ा आता था मुझे। बहुत एंजॉय करा है हमने गेम में। मैंने तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था 9th और 10th में भी, और 11th 12th में मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है और गेम्स मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा। जैसे बास्केटबॉल वगैरह मेरा फेवरेट गेम था, मेन गेम भी मेरा था। स्टेट लेवल भी गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेला है। एक्चुअली मतलब जब आप अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ रही तो उस समय आपने बिहार शब्द लिया था, बिहार के भी कुछ स्टूडेंट थे, तो बिहार जो शब्द है उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उसमें ये कहना चाह रही थी, मतलब जब मतलब आप एक टीम वर्क करते हो नहीं, ना, बिहार स्टेट। हाँ, जैसे बाहर के बच्चे हैं, हाँ। किसी किसी को होता है ना, कोई कोई डिफरेंस कर जाता है कि यार नहीं ये तो हमारे कल्चर का है नहीं, तो हम इसे क्यों लें। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो उसको इंटरेस्ट है वो करना चाहता है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं नई नई लैंग्वेज सीखूँ। मुझे बहुत वो रहती है कि यार मैं किसी नई लैंग्वेज, मेरी एक आदत है कि अगर मेरे साथ मैं 2 दिन किसी बंगाली के साथ भी, तो मैं उसकी भाषा सीख जाऊँगी। मेरे अंदर ये चीज़ है। तो ऐसे ही उनका इंटरेस्ट था कि यार गढ़वाली कल्चर होता क्या है, पहाड़ों में होता क्या है। अब हमारे पहाड़ों में बहुत सी कहानियाँ हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं, वो हमारे उत्तराखंड में है। तो उन्हें इंटरेस्ट था कि यार कैसे होता है। कोई कोई फर्स्ट टाइम ही इतना इंटरेस्ट था यार वो मेले में कैसा होता है, यार हमें भी जाना है, हमें भी एंजॉय करना है। तो मतलब वो चीज़ जो खुद से इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो फिर जो नहीं करना चाहता उसको ज़बरदस्ती लेके फ़ायदा नहीं। पर जिसका इंटरेस्ट था कि यार मुझे करना है वो काम, तो उसको हमने लिया। अच्छा। हम उनके कल्चर के बारे में जानते थे, वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में जानते थे, ऐसे होता था। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जो लोग बिहार के मतलब जस्ट चाहे वो बिहार के हो चाहे कहीं के भी हो, हमने कभी डिफरेंस नहीं करा किसी के बीच में। हमारे कॉलेज में बहुत से अलग अलग रिलीजन्स के थे, तो मतलब हमने कभी ऐसा नहीं करा कि यार तू तो ऐसा है, हम तेरे से बात क्यों करें। हमारे में ये नहीं था। हम लोगों के बैच में सबसे अच्छी बात यही थी कि अभी तक हमारा ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर के बाद सारे ब्रांचेस अलग हो जाती हैं, दोस्ती यारी अलग हो जाती है, पर हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं था। हमारा जो बैच था वो अभी तक का हमारे सबसे बेस्ट था हमारे कॉलेज में। हमारी टीचर्स भी ये कहते हैं कि जब कोई बात आती थी, यूनिटी की बात आती थी, कि तो सारे के सारे एक साथ रहते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, आईटी कोई भी था, चाहे किसी की आपस में नहीं बन रही थी, पर जब अगर कुछ ऐसी बात हो जाती थी कि मैटर हो जाता था कि नहीं ऐसा क्यों, अच्छा, तो सारे के सारे एक साथ जाते थे। तो आपकी स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ में सबसे आपके फेवरेट टीचर कौन थे? फेवरेट तो ऐसा कोई फेवरेट था नहीं वैसे। एक्चुअली मतलब किसी के लाइफ में अगर होता है ना कि ये टीचर फेवरेट है मेरे, जस्ट लाइक ए फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस एंड मेनी मोर। देखो फेवरेट मतलब मेरा ऐसा कोई था नहीं, मुझे जैसे कोई पसंद नहीं था, हीरो हीरोइन ऐसे मुझे कोई पसंद नहीं, क्योंकि जो आपको मोटिवेशन दे रहा है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे बड़े टीचर में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। टीचर कोई भी हो, आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। और मेरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव टीचर जो रहे हैं, वैसे तो सारे ही रहे हैं, पर जो सबसे ज़्यादा थे वो थे काला सर। अच्छा। काला सर हमारे आईटी के टीचर थे। अच्छा।
पर उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी हमारी इलेक्ट्रिकल की टीचर अंबिका मैम, गायत्री मैम, प्रीति मैम, इन्होंने सभी टीचर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है। किसी ने भी ऐसे ही नहीं करा कि अरे नहीं तुमसे नहीं होगा ऐसे वाला किसी और सबको एक एक्सपेक्टेशन थी यार प्रिया है ना तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला चीज़ आता है कि अरे इन बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लेते हैं। आपके लाइफ के सबसे बेस्ट इंसान एकदम सुपर टू सुपर, वो कौन है? बेस्ट इंसान तो मतलब बहुत से होते हैं, आप क्या ही बोलूं। मतलब सबसे ज़्यादा इंस्पायर अगर मुझे किसी ने करा है, मतलब मैंने जो फेस देखा है, सबसे ज़्यादा अगर आपको वो इंस्पायर करता है तो आपकी मम्मी करती है आपको। उनके अलावा और कोई नहीं करता आपको इंस्पायर, क्यों वो आपको हर एक छोटी सी चीज़ बताती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही करती है। अच्छा। चाहे दुख हो, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ होती है तो हम सबसे पहले किसे बताते हैं? हम पापा को नहीं बताते, हम किसी रिश्तेदार को नहीं बताते, हम किसी दोस्त को नहीं बताते। हम सबसे पहले फ़ोन करते हैं मम्मी ऐसे हो गया। अब हम रोते हैं तो सबसे पहले क्या रहते हैं? मम्मी ऐसे करके रोते हैं। बच्चा जब रोता है तो सबसे पहले माँ ही बोलता है ना। तो वो चीज़ है। और उसके बाद देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उसके बाद तो एक दोस्त होता है, पर उससे भी मतलब मेरे लाइफ में मेरा ऐसा कोई खास दोस्त नहीं है। दोस्ती है मेरी बहुत कम लोगों से दोस्ती है। मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना, अभी के फेस में मैंने चीज़ देखी है दोस्ती के मामले में। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी मिल गई और उसको नहीं मिली तो उसके अंदर जेलसी आ जाती कि यार इसको सारे पूछ रहे हैं, मुझे कोई पूछता नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जेलसी वाला फेस आता है, बहुत बुरा आता है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि बेकार है, इसलिए मैं करती नहीं, उस चीज़ को वहीं खत्म कर देती हूँ। आपने मतलब ये देखा है फादर अपना चीज़ छोड़कर ठीक अपने बच्चों के लिए बहुत चीज़ें अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत कुछ करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं करते हैं, सबके करते हैं, पर हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग फेस करता है। मेरा फेस बहुत मतलब मैं बोलूँ एज अ फैमिली तो मेरी कंडीशन बहुत अच्छी ख़राब थी। मैं 2019 से लेके मैंने 2019 लास्ट दिसंबर मैंने उसके बाद किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाना पसंद करा, ना मैं किसी यहाँ जाती थी, ना मैं किसी से बात करती थी, क्योंकि 2019 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आपकी मम्मी नहीं है? नहीं है। तो 2019 लास्ट था दिसंबर में, और अब 2024 में मैं पहली बार कहीं बाहर निकल रही हूँ, वो भी जिद मार के कि मुझे करना है, मुझे नहीं पढ़ना है अब। तो आप कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो आप अपनी बात किससे शेयर करती हैं जब आपकी माँ? मैं सबसे ज़्यादा मतलब जो माता रानी है उन्हें बहुत मानती हूँ। अच्छा। तो मेरा सारा ट्रस्ट उन पे है। मैं जब 3-4 जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैंने उन्हें बोला था कि जहाँ आपकी मर्जी हो मुझे वहाँ भेज देना, जहाँ मेरे लिए सही हो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं ना। अब हमें नहीं पता हमारे साथ आगे कर लो, वो तो सब देखती ना, उसे पता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हमारे पीछे क्या होने वाला है। तो वो मतलब उसने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं छाया छुया बहुत होती है। छाया छुया मतलब भूत भात हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ें सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं। अच्छा, जिसे हम लोग बिहार में डायन बोलते हैं चुड़ैल बोलते हैं। हाँ। तो वो चीज़ें होती हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अगर उसका सपोर्ट है ना आपके पास तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मुझे दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मतलब मैं जो भी बात होती है मैं उससे बता देती हूँ, यार तेरे पे छोड़ दिया, जो तू है तू करेगी बस। अच्छा, तो आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है? मेरे भाई हैं, पापा हैं, बस। अच्छा, भाई और एक आपके फादर्स। आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है कि? जॉइंट है पर अलग अलग रहते हैं सब, कोई गांव में रहता है, कोई कहीं रहता है, पढ़ने के लिए सबके बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं। व्हाट इज योर ब्रदर डू? आपके भाई? वो भी अपनी आर्मी की तैयारी कर रहा है, फिजिकल होना बाकी है, पेपर उसका क्लियर हो चुका है, बस फिजिकल अभी जनवरी-फरवरी में हो जाएगा। अच्छा। तो आपके फादर्स? वो नॉर्मल एज अ टैक्सी ड्राइवर है। ओके। तो तभी अब जिम्मेदारियाँ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को खुद से भी देखता है कि यार हमें नहीं कुछ करना है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीटेक करूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स था डिप्लोमा पूरा होते ही जॉब लेनी है। जॉब लेनी है, अच्छी कंपनी में जॉब लेनी है, ताकि
सीखने को भी मिले। हम्म। सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ कंपनी में आई हूँ तो मैं पैसे के चक्कर में नहीं आई। मुझे था कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना, तो मुझे अपनी वहाँ पे ऐसी इमेज बनानी है, ऐसी वैल्यू बनानी है कि अगर मैं कल को छोड़ूं तो यार वो रहे कि यार वो इंसान प्रिया एक- था, वो एक इंसान ऐसे था कि यार नहीं। जस्ट कॉलेज जैसे मेरे स्कूल में है, कॉलेज में है, एक नाम है कि वो था, मतलब ये इंसान अच्छा। ऐसा, तो वैसा मैं चाहती हूँ। एक्चुअली मैं स्कूल, अब क्या बोलूँ, मैं मेरा पॉडकास्ट नहीं है एक्चुअली, आपका पॉडकास्ट है एक्चुअली, ठीक है। बट तो आपके जो ब्रदर है, ठीक, वो उन्होंने 12th कर लिया होगा, तो यानी आपकी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट है, गुड। सो इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ काफी कुछ जाने को मिला, काफी कुछ बोलने को होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेलीविजन पे नहीं बोली जाती, क्योंकि अगर एक भी कुछ भी, अगर कुछ भी वीडियो भी चल गया तो फिर बेकार है। एक्चुअली 0 to 10th क्लास तक ये एक सीधी रास्ता होती है, ठीक। और 10th के बाद एक सारे रास्ते खुलते हैं, तो एक्चुअली मतलब 5-6 रास्ते होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे 5-6 रास्ते होते हैं। हम पता नहीं किस रास्ते पे जाना है, ये किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, सबसे बड़ी बात है। ये आपने भी फेस किया होगा। मैंने फेस नहीं करा, मेरा फिक्स था कि मुझे जो करना है, मैंने कहा ना अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो चीज़ करो। अच्छा। पर कहीं भले वो आगे जाके ऐसा होता है कि आपकी कंडीशन नहीं हो पाती, पर चलो आप खुद के लिए नहीं कर सकते ना, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि यार मैं किसी दूसरे के लिए करती हूँ। तो मेरे अंदर मतलब मेरा है कि मैं भले कुछ ना करूँ, पर मुझे इतना करना है कि मैं अपने आगे जाके अपना NGO चला सकूँ। अच्छा, NGO मुझे चलाना है। माता रानी का कृपा बनी रहे कि आपकी NGO सक्सेसफुल हो, कि माता रानी। मैं हाँ, मतलब उसके लिए टाइम लगेगा, पर मेहनत भी उतनी चाहिए, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इंजीनियर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।